मायके से भर भर के सोना लाई हूँ समझी। मुझे कुछ बोलने से पहले सोच लीजिए। अब इस घर की मालकिन मैं हूँ, आप नहीं। रीमा अपनी सास गीता से बोली। गीता बोली, भगवान से डर बहू, रोज सुबह से शाम सुनाती रहती है। जरा तो मेरी इज्जत का ख्याल कर, पड़ोस तक आवाज़ें जाती होंगी तुम्हारी। पड़ोस वाली सरता जी यह आवाज़ें सुन अपने कमरे से बाहर आकर अपनी बहू काव्या से बोली, अरे बहू, सुबह सुबह टीवी क्यों चला दिया है तुमने? कितनी आवाज़ आ रही है? काव्या बोली, मम्मी जी, ये आवाज़ टीवी की नहीं है, ये आवाज़ तो हमारे पड़ोस के घर से आ रही है। लगता है आज फिर गीता चाची और उनकी बहू रीमा में लड़ाई हो गई है। शर्ता बोली, हाँ बहू, इन दोनों का तो यह रोज़ का काम है। शर्ता जी अपने कमरे में वापस आकर बैठ गई। उतने में काव्या चाय लेकर आई और बोली, मम्मी जी, यह लीजिए चाय, और नाश्ते में क्या बनाना है यह भी बता दीजिए। जो तुम्हारी मर्जी बना दो बहू, बोलकर सरता सोचने लगी, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने मुझे इतनी अच्छी बहू दी है, वरना आजकल हर घर में सास बहू के बढ़ते झगड़ों को देखकर लगता है जैसे हर घर घर कम और युद्ध का मैदान ज़्यादा हो। यहाँ मोहल्ले में सबके घर में सास बहू की अलग ही महाभारत चल रही है। अच्छा है भगवान, तूने मुझे अच्छी बहू दी, वरना मेरा घर भी आज अखाड़ा बन गया होता। शाम को पड़ोस वाली गीता सरता के घर आई। गीता को देखकर सरता अपनी बहू काव्या से बोली, जा बहू, तू चाय पकोड़े बना ला। गीता हमारे घर रोज रोज कहाँ आती है? और गीता को अपने कमरे में लाकर शर्ता बोली, गीता, मैं तुझसे मिलने आने ही वाली थी, अच्छा हुआ तू ही चली आई। तुम दोनों सास बहू रोज रोज झगड़ते हो, आखिर ऐसा भी क्या हो गया है? गीता बोली, शर्ता रहने दे, तू नहीं समझेगी। शर्ता बोली, भला मैं क्यों नहीं समझूंगी, मैं भी तेरी तरह एक सास हूँ। गीता बोली, हाँ शर्ता दीदी, आप सास तो हो, मगर गरीब मायके की बेटी की सास हो, और मैं ठहरी अमीर मायके की बेटी की सास। अच्छा खासा दहेज जो लाई है मेरी बहू रीमा, इसलिए अब हर बात पर ताने देती रहती है। शर्ता बोली, इस मामले में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरी बहू काव्या तो बहुत समझदार और सुलझी हुई है। झगड़ा करना तो दूर, कभी आवाज़ ऊंची करके बात तक नहीं करती है काव्या। गीता बोली, शर्ता दीदी, अभी आपकी बहू को आए समय ही कितना हुआ है, 2 महीनों में आपकी बहू थोड़ी अपना असली रंग बताएगी। अभी महीने साल गुजरने दो, फिर देखना ये बहुएं कैसे अपना असली रंग दिखाती हैं। मेरी वाली भले स्वभाव की तेज है, मगर कम से कम आपकी वाली की तरह अच्छा होने का ढोंग तो नहीं करती, जो है मुंह पर बोलती है। आपकी और मेरी बहू तो एक ही शहर से है, और मेरी बहू रीमा बता रही थी कि काव्या इतनी सीधी भी नहीं है जितना तुम लोग उसे समझते हो, और इसके परिवार ने तुम लोगों को जानबूझकर दहेज नहीं दिया, वरना आज की तारीख में भला कोई बाप अपनी बेटी को ऐसे खाली हाथ विदा करता है क्या? शर्ता दीदी, आप सीधी जो हो इसलिए आपको हल्के में ले लिया आपकी बहू के मायके वालों ने, वरना अपनी बेटी को ऐसे खाली हाथ विदा करने की हिम्मत नहीं करते। मैं तो कहती हूँ आपकी बहू को इतना सर पर मत चढ़ाओ, हो सके तो उसे ढंग से बात भी मत करो, फिर देखना कैसे उसकी और उसके माँ बाप की अक्ल ठिकाने आएगी। उतने में काव्या चाय पकौड़े लेकर आ जाती है। गीता काव्या को देख अपनी बात बदल कर बोली, अरे काव्या, इतना सब करने की क्या जरूरत थी, आ बैठ हमारे साथ। काव्या बोली, गीता चाची आप लोग लीजिए, मैं रसोई के सारे काम निपटा कर अभी थोड़ी देर में आती हूँ। काव्या की जाते ही गीता बोली, देखा सरदा दीदी, तुम्हारी बहू तो मीठी छुरी है, तुमको मीठा बन बन के काटेगी। अरे मैं तो कहती हूँ इसे गरीब मायके के ताना दिया करो दीदी, फिर देखना कैसे इसके मायके से पैसे भी आने लगेंगे और आपकी बहू भी आपकी मुट्ठी में रहेगी। कहकर गीता पकौड़ों और चाय का आनंद लेने लगी। गीता के जाने के बाद सरता जी का हाल बेहाल हो गया। उन्होंने सोच लिया था कि अब वह अपनी बहू से ढंग से बात नहीं करेगी, आखिर वह भी एक सास है, भला बहू के सामने क्यों झुकेगी। मेरे सीधेपन का फ़ायदा उठा गए इसके मायके वाले, तभी तो दहेज में एक फूटी कौड़ी नहीं दी मुझ इन लोगों ने। गीता तो अपना काम करके जा चुकी थी, शक का बीज सरता जी के मन में उग चुका था। सरता जी को रात भर नींद नहीं आई और उन्हें अपनी बहू काव्या की मीठी जबान पर शक होने लगा।
उन्हें लगने लगा कि काव्या सिर्फ अच्छे होने का ढोंग करती है और जानबूझकर मीठा बोलती है ताकि मेरे घर व मेरी जायदाद पर कब्जा करने में उसे आसानी हो पाए। और मैं तो इतनी बड़ी मूर्ख निकली कि मैंने इसके दिखावे को सच मानकर इसे बेटी जैसा प्यार दिया। मगर बस अब और नहीं, आखिर मैं एक सास हूँ, इसे और इसके मायके वालों को सबक सिखाकर ही दम लूँगी। दूसरे दिन सरिता मंदिर से आई तो काव्या बोली, मम्मी जी मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ, आप मंदिर गई थी और आज बताकर भी नहीं गई। सरिता बोली, मैं क्या तुम्हारी गुलाम हूँ जो तुम्हें हर बार बताकर जाऊँगी। काव्या बोली, मम्मी जी मैं आपका चाय के लिए इंतज़ार कर रही थी, बस इसलिए पूछ बैठी, और आपने अब तक दवाई भी नहीं ली। बोलकर काव्या अपने और सरिता के लिए चाय बिस्किट ले आई। सरिता बोली, हाँ मेरा काम मैं कर लूँगी, तुझे ज़्यादा चाशनी भरे लफ्ज़ों में बात करने की ज़रूरत नहीं। और यह काजू बादाम वाले बिस्किट ले तो आई हो, मगर तुम्हारे मायके में तो तुमने कभी ऐसे बिस्किट खाए भी ना होंगे, यहाँ आकर तो तुम्हारे मज़े हो गए हैं। काव्या धीरे से बोली, मम्मी जी आपको चाय के साथ यह बिस्किट पसंद है इसलिए ले आई, आइंदा से ध्यान रखूँगी। थोड़ी देर बाद काव्या ने सभी के लिए खाना लगा दिया। जैसे ही काव्या सभी के साथ खाना खाने बैठी, सरिता बोली, काव्या अगर तुम हम सभी के साथ खाना खाने बैठ जाओगी तो सभी को खाना कौन परोसेगा। काव्या के ससुर मुकेश जी बोले, रोज़ तो काव्या हमारे साथ बैठकर ही खाती थी, फिर आज क्या हो गया। काव्या का पति रोहन बोला, हाँ मम्मी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं। सरिता बोली, तब काव्या नई नई शादी करके आई थी इसलिए, मगर अब इसे यहाँ के रीति रिवाज सीखने होंगे। पति मुकेश जी की ओर देखकर सरिता बोली, आपको क्या याद नहीं, आपकी माँ भी मुझे सबसे अंत में खाना खाने कहा करती थी। सभी बहुओं के लिए हमारे घर में यही परंपरा चली आ रही है, भला मैं इस परंपरा को कैसे तोड़ सकती हूँ। सभी खाना खाकर चले जाते हैं और बेचारी काव्या अंत में अकेले खाना खाने बैठती है। आज उसके गले से निवाला जाने तैयार ना था और उसे रोना आ गया। काव्या ने आज तक अकेले बैठकर खाना नहीं खाया था और सासू माँ का रूखा स्वभाव कहीं ना कहीं उसके दिल को ठोस पहुँचा रहा था। बारिश का मौसम शुरू हो गया था। काव्या बोली, मम्मी जी मैं सोच रही थी कमरे में हीटर लगवा दो, ठंड भी बहुत लगती है और कपड़े भी नहीं सूखते हैं, हीटर लग जाने से कपड़े भी जल्दी सूखने लगेंगे। सरिता बोली, हीटर और उसको लगवाने के पैसे क्या तुम्हारे मायके वाले देंगे। अपने मायके में तो 2 कमरों के घर में बड़ी हुई हो, मगर यहाँ आकर तो तुम्हारे ढाठ ही अलग हो गए हैं। यहाँ आकर तो रजवाड़ों वाली ज़िंदगी जीने मिल रही है तुम्हें। काव्या फिर से आंसुओं के 2 घूंट पीकर रह गई और उसने सासू माँ की किसी बात का जवाब नहीं दिया। दिन महीने बीतने लगे, मगर सरिता जी के तानों की बौछार बढ़ती गई। पड़ोसन के भड़कावे में आकर सरिता जी आए दिन घर में क्लेश करती। एक दिन अचानक सरिता जी को चक्कर आए और वह नीचे गिर पड़ी। काव्या घर में अकेली थी। वह तुरंत कार चलाकर सरिता जी को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि सरिता जी इतने दिनों से जो दवाइयां ले रही थी वह फ़ायदा की बजाय नुकसान कर गई है, जिनकी वजह से उनकी किडनी खराब हो गई है और इसलिए उनकी किडनी बदलनी पड़ेगी, मगर डोनर मिलने में समय लग सकता है। काव्या बोली, डॉक्टर साहब आप मेरी किडनी ले लीजिए, मगर मेरी मम्मी जी को बचा लीजिए। रोहन और मुकेश जी हॉस्पिटल पहुंचे तो देखा काव्या अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करवाने को तैयार हो चुकी थी। सरिता जी को होश आया तो उन्हें बेटे रोहन ने सब बताते हुए कहा, जानती हो मम्मी, जिस काव्या के मायके वालों को तुम इतने ताने देती थी, आज उन लोगों ने ही मेरी मदद की। मैंने सारे पैसे ब्याज पर घुमाने दे रखे हैं। मेरे पास केस रुपए नहीं थे, तब उन्होंने अपनी जमा पूंजी मेरे हाथों में रखते हुए कहा, दामाद जी आपकी माँ की जान बचाने के लिए आप यह पैसे रखिए। और जब सरिता जी को पता चला कि उनकी बहू ने अपनी किडनी देकर उनकी जान बचाई है, वो फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, बहू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुम्हारे साथ जो भी व्यवहार किया वो भड़काए में आकर किया। काव्या को जब पता चला कि पड़ोस की गीता चाची ने सरिता जी को भड़काया था, वह बोली, मम्मी जी जिन लोगों के खुद के घर में सुख शांति का माहौल नहीं रहता, वो लोग दूसरों के घर में भी उलझने डालते हैं ताकि दूसरों के घर की भी सुख शांति भंग हो।
हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। सरता जी ने अपनी बहू को गले लगा लिया और बोली, बहू अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगी। न जाने मैंने भड़कावे में आकर अपने घर में ही कितने कलेश कर लिए। दोस्तों, अक्सर लोगों को दूसरे के घर की सुख शांति भंग करने में आनंद आता है, इसलिए हो सके तो दूसरों के भड़काए में कभी ना आए, क्योंकि आजकल लोग किसी का सुख बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। दूसरे लोग कभी कभी हमारे मन में ऐसा शक का बीज बो जाते हैं जिसका खामिखजा हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए हो सके तो कभी दूसरों की बातों में ना आए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।